बहुत सारे इतिहास जो है हमसे छुपाया गया है या हम जान नहीं पाए। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विकसित होने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो जल स्रोत नदियों का रहा है। आप देखिएगा, गंगा के तट पे, यमुना के तट पे, गोदावरी के तट पे, नर्मदा के तट पे। और 1500 से भी अधिक तालाब थे बताते हैं। क्या सच में ये सत्य है? यहाँ 1500 तालाब थे। बिल्कुल। एक चीनी यात्री था जी जो दक्षिण कौशल की यात्रा में आया हुआ था। जी। उनका नाम है वेन सॉन्ग। और कलचुरियों ने जिस जिस शहर को बसाया, जिस जिस शहर को विकसित किया, बहुत सारे शिलालेख मिले हैं। और कहाँ कहाँ शिलालेख मिले हैं, जैसे कि महामाया मंदिर। एक यहाँ बहुत दुर्लभ मूर्ति कार्तिकेय स्वामी का भी है। हमारे महामाया मंदिर के आसपास में दो प्रमुख मंदिर हैं। एक कंठित देवल करके मंदिर है, लगभग वह 15वीं शताब्दी का है। मंदिर के आसपास में, मंदिर परिसर में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पर? हमारे महामाया मंदिर के आसपास में दो प्रमुख मंदिर हैं। एक कंठित देवल करके मंदिर है, लगभग वह 15वीं शताब्दी का है, जो हिंदू और मुस्लिम युग्म शैली पे बना हुआ है। उस मंदिर की जो बनावट है, जिसमें हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति दोनों का स्वरूप देखने को मिलता है। दूसरा, जो राजा रत्नदेव के समय जहाँ माता महामाया के तीनों स्वरूपों का श्री विग्रह प्राप्त हुआ था, चंडिका कुंड मंदिर के से लगा हुआ है। वहाँ पे पंचमुखी भगवान शिव जी का मंदिर है। ये दो मंदिर परिसर के अंदर ही है। इसके अलावा मंदिर में पुराने जो भद्रकाली की मंदिर है, मूर्ति है, काली की मूर्ति है। एक यहाँ बहुत दुर्लभ मूर्ति कार्तिकेय स्वामी का भी है, जिसकी पूजा लगभग साउथ में ज़्यादा होती है। उत्तर भारत में हमको देखने को बहुत कम मिलता है। कार्तिकेय जी जो स्कंद हैं, देवताओं के जो सेनापति हुए हैं, उनकी भी एक मूर्ति यहाँ देखने को मिलता है। रतनपुर के इतिहास को लेकर बहुत सारे शिलालेख मिले हैं। और कहाँ कहाँ शिलालेख मिले हैं, जैसे कि महामाया मंदिर के गर्भगृह में है। उससे पहले के और भी शिलालेख मिले हैं क्या यहाँ पर, या ताम्रपत्र? कुछ ताम्रपत्र और कुछ शिलालेखों का वर्णन आता है। प्यारेलाल जी के ग्रंथ में भी इस बात का वर्णन है जी कि जो आज छत्तीसगढ़ शासन का जो पुरातत्व विभाग है, उनके सर्वेक्षण में, चाहे वो बिलासपुर में हो या रायपुर में हो, मैं कहाँ स्पष्ट रूप से नहीं कह पाऊंगा। हाँ। पर कुछ शिलालेख मिले हैं। कुछ शिलालेख जांजगीर में मिले हैं जहाँ रतनपुर का उल्लेख आता है। कुछ हारन में मिले हैं जहाँ रतनपुर का उल्लेख आता है। तो कलचुरियों ने जिस जिस शहर को बसाया, जिस जिस शहर को विकसित किया, उन शहरों में उन्होंने अपनी राजधानी का उल्लेख करते हुए शिलालेख लगवाया है। वो जो शिलालेख पुरातत्व विभाग के अधीन अभी भी है, जहाँ रतनपुर का वर्णन आता है या छत्तीसगढ़ राज्य का वर्णन आता है। जी। पुरातात्विक संग्रहालय रायपुर में बहुत सारे शिलालेख हैं, जैसे कि जांजगीर शहर का जयजली देव वहाँ पे शासन करते थे, तो उनका शिलालेख है, उनका ताम्रपत्र है। बहुत सारे ताम्रपत्र और बहुत सारे शिलालेख आपको रायपुर के संग्रहालय में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ भी हैं। हमारे रतनपुर पुरानी मंदिर यहाँ पर थे पहले, और 1500 से भी अधिक तालाब थे बताते हैं। क्या सच में ये सत्य है? यहाँ 1500 तालाब थे। बिल्कुल। बहुत पहले यहाँ 1500 तालाब का वर्णन आता है। बाद में तालाबों की संख्या घटते घटते 360 हो गई थी। हाँ। आज भी लगभग 250 तालाब जीवित अवस्था में रतनपुर नगर पालिका के अधीन हैं, जहाँ से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। इस युग में आज मैं जहाँ चर्चा कर रहा हूँ, इस तारीख को, आज की तारीख में लगभग 250 तालाब अभी भी रतनपुर में हैं। अच्छा, इतने सारे तालाब रतनपुर में ही क्यों बनाए गए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। सामान्यतः आप देखिएगा कि भारत में जितने बड़े नगर हुए हैं, बड़े शहर हुए हैं, हाँ, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे आगरा हो, चाहे मथुरा हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे हरिद्वार हो, या अन्य जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, राजधानी हैं, उन बड़े जो शहर हैं, बड़े स्थान हैं, उनके विकसित होने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो जल स्रोत नदियों का रहा है। आप देखिएगा, गंगा के तट पे, यमुना के तट पे, गोदावरी के तट पे, नर्मदा के तट पे, या और अन्य बड़े महानदी के तट पे, जितने बड़े बड़े शहर हैं, वो उस नगर को समृद्ध करने में, यातायात की दृष्टि से, आम जीवन को, कृषि आधारित जीवन के लिए या निस्तार के लिए बड़ी समृद्धि प्रदान करते रहे हैं। रतनपुर के आसपास की बहुत बड़ी नदी का
उल्लेख नहीं है, कोई बहुत बड़ी नदी यहाँ से बहती नहीं है, खारंग नदी बहती है। उस स्थिति में चूंकि रतनपुर 700 साल तक राजधानी रही है, बड़ी वसाहट थी अवस्था में, यहाँ जो रहने वाले जनसंख्या है, जनमानस है, आम जनता है, उनको निस्तार के लिए, उनकी खेती के लिए, उनके जीवन यापन के लिए पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती थी। और पुराने ज़माने में जल का एकमात्र स्रोत तालाब या नदी हुआ करता था। तो चूंकि नदी नया बनाना संभव था नहीं, इसलिए राजाओं ने जहाँ जहाँ भी उनको समझ में आता गया, जहाँ जहाँ लगता गया कि हम, ये आज के समय में आज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ा टॉपिक है ये वाटर रिसोर्स का, कि उस जमाने में किस तरह से वाटर को राजाओं ने प्राथमिकता पे रखा था। जहाँ जहाँ उनको लगा कि हाँ तालाब बना करके हम जल को रोक सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं, इसी क्रम में रतनपुर में तालाब बनते चले गए। जी, शोध का विषय तो है। रतनपुर में इतने सारे इतिहास छुपे हैं, पुराना राजधानी था, और इतने सारे लोग जब यहाँ पर आते थे तो उसके लिए तो पानी की जरूरत ही होगा। हाँ। और उस टाइम पे शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। उनकी राजधानी था, तो चिकित्सा का, शिक्षा का, व्यापार का, ये सभी का एक बड़ा केंद्र रहा होगा ये। तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। एक चीनी यात्री था जी, जो दक्षिण कौशल की यात्रा में आया हुआ था। जी, उनका नाम है वेनसांग। हाँ। तो वेनसांग जी ने अपनी जो यात्रा संस्मरण लिखा है, उस यात्रा संस्मरण की डायरी में उन्होंने इस बात को का उल्लेख किया है कि मैं दक्षिण कौशल की यात्रा में आया हुआ हूँ। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ यह नगर है रतनपुर, बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है, और इस स्थान पे मैंने तक्षशिला और पाटलिपुत्र जैसा बड़ा विश्वविद्यालय देखने का मुझे अवसर मिला है। जी, जो इस बात को रेखांकित करता है कि रतनपुर क्षेत्र में या रतनपुर के आसपास उस जमाने के तक्षशिला के चाणक्य, आचार्य चाणक्य जहाँ के आचार्य हुए हैं, शिष्य हुए, छात्र हुए हैं, समकालीन यहाँ भी विश्वविद्यालय था। बहुत सारे इतिहास जो है हमसे छुपाया गया है या हम जान नहीं पाए। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रचनाकार भी हुए, उनके बारे में भी कुछ उल्लेख मिलता है। तो उन कौन कौन हुए, उनके बारे में भी बताइए। रतनपुर के इतिहास को सबसे ज़्यादा किसी ने लिपिबद्ध करने की या संरक्षित करने का प्रयास किया तो उस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है प्यारेलाल गुप्त जी का। जी, क्योंकि प्यारेलाल गुप्त जी स्वयं रतनपुर से थे। हाँ, उनका ये जन्म स्थान रहा है, हाँ, और साहित्य में उनकी बड़ी रुचि रही है। जी, तो उन्होंने अपने समकाल में पूर्व में जितनी जो इतिहास से संबंधित, चाहे वो शिलालेख के माध्यम से हो, चाहे ताम्रपत्र के माध्यम से हो, या किंवदंतियों के आधार पे हो, या ग्रंथों के आधार पे हो, उन सारी बातों को उन्होंने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध किया हुआ है। इसके अलावा भी प्राचीन काल में यहाँ दो कवियों का माखन मिश्र और गोपाल मिश्र का वर्णन आता है, जो रतनपुर के इतिहास को संरक्षित करने में, रतनपुर के इतिहास को पद्यात्मक भाषा में, पद्यात्मक शैली में कहना चाहिए, भाषा नहीं, पद्यात्मक शैली में लिखने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी क्रम में बाबू रेवाराम जी का भी नाम आता है, जो मूलतः इतिहासकार कम साहित्यकार ज़्यादा थे। श्रीमद् भागवत में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, उसको उन्होंने बहुत सहज सरल भजन के माध्यम से, जो आज भी रतनपुर में प्रचलित है, गुटका गायन कहते हैं, जैसे सूरदास जी ने पूरे श्रीमद् भागवत के संस्कृत के कठिन श्लोकों का ब्रज भाषा में रूपांतरित करके, अनुवाद करके अपने भजन के माध्यम से गाया है। उसी तरह से बाबू रेवाराम ने भी भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का सहज भाषा में वर्णन किया है। यहाँ पे गम्मत भी बहुत फेमस था, ऐसा सुना हूँ मैं। तो गम्मत क्या है और रतनपुर का गम्मत क्यों प्रसिद्ध था? पुराने समय में अगर हम देखें तो मूलतः दो विधा, एक नाटक जी, जिसको हम लोग लीला कहते हैं, तो रामलीला, कृष्ण लीला बड़ी प्रचलन में रही जी। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण के जीवन पे आधारित उनके जो जन्म से लेकर के माखन चोरी की लीला है, पनघट की लीला है, अन्य जितनी छोटी छोटी लीलाएं हैं, अगर अपन उसका विस्तृत वर्णन करें, चर्चा करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो श्रीमद् भागवत में जितनी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, चाहे वो चीरहरण का वर्णन हो, चाहे गोचारण का वर्णन हो, चाहे वो राक्षसों का अंत का वर्णन हो, इन सारी बातों को बाबू रेवाराम ने सहज भाषा में, जनमानस की भाषा में, जिस तरह से अपन कह सकते हैं कि रामायण को उदाहरण माने तो वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है, जिसको गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिख करके जनमानस में उसका ऐसा प्रचार प्रसार किया कि हर
व्यक्ति के जुबान पे, हर व्यक्ति के मुख पे वो गोस्वामी जी की लिखी हुई एक ने एक चौपाई, दो ने दो चौपाई, दोहा सहज सुलभ हो गया है। उसी तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का सहज भाषा में, पद्य शैली में, गायन शैली में वर्णन किया है, जिसमें आपको 9 प्रकार के रसों की अनुभूति होगी। उसमें श्रृंगार रस भी है, हास्य है, करुण है, सारे रसों का उसमें वर्णन है और बड़े मार्मिक शब्दों में। यही कारण रहा है कि रतनपुर में गम्मत की प्रथा जो है वो बहुत ज्यादा रही है। पहले यहाँ पे मेला भी लगता था, उसमें गम्मत होता था, क्या अभी वर्तमान समय में गम्मत होता है? नहीं, मेला और गम्मत 2 चीज़ों को आप एक साथ मिला दे रहे हैं। मेला जो होता था वो व्यापार का केंद्र था पुराने ज़माने में। चूँकि इतनी मार्केटिंग नहीं थी, कहना चाहिए, बाजार नहीं था। हाँ। तो लगभग छत्तीसगढ़ में 3 मेलों का वर्णन आता है। एक रतनपुर का मेला आता है, दूसरा श्रीरंजन का आता है, तीसरा राजिम का आता है। हाँ। ये 3 बड़े मेला थे। हाँ, ये माघ पूर्णिमा ही स्टार्ट माघ पूर्णिमा को स्टार्ट होता था। लगभग हफ्ता 15 दिन का ये मेला भरता था, माघ पूर्णिमा से लेकर के शिवरात्रि तक। जी रतनपुर में, राजिम में और सूर्य नारायण में तीनों मेला भरा जाता था। जी। गम्मत जो है वो सांस्कृतिक जन जागरण की दृष्टि से ये होता था गणेश उत्सव के समय में। अच्छा। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ लगभग पूरे भारतवर्ष में हाँ। जो गणेश चतुर्थी के समय गणेश जी की स्थापना की जाती है, हाँ। तो गणेश जी की स्थापना के 3 दिन 4 दिन बाद, लगभग एकादशी से या नवमी से 7 दिन का, 5 दिन का, जैसा जैसा शेड्यूल होता था, पूर्णिमा तक, मतलब अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन तक गम्मत की यहाँ बिठा रही है। तो उस 5 दिन में या 7 दिन में प्रतिदिन का अलग अलग कथानक के हिसाब से गम्मत होता था। इसलिए रतनपुर में न केवल आसपास के गांवों में भी रतनपुर की गम्मत की बड़ी महत्ता रही है और बड़ा लोकप्रिय रहा है। यहाँ पर अभी वर्तमान समय में गम्मत होता है कि नहीं होता है? हाँ, अभी भी हमारे 1-2 मोहल्ले में गम्मत विधा हमारी जिंदा है। ये हम लोगों ने गर्व की बात है। नई पीढ़ी में कुछ है जो उस गम्मत विधा को जीवित रखे हुए हैं, उस पे लगे हुए हैं, वो सब साधुवाद के पात्र हैं। अच्छा।